नॉर्मलाइजेशन के बाद में ये 68.85901 और फिर मैं गया, तुम्हारी भाभी को जगाया और बोला कि अपना रिजल्ट नहीं था, ये कोलकाता का रिजल्ट था, अपना रिजल्ट भी आएगा। मैंने डिसाइड किया कि भाई या तो तैयारी होगी या फिर मैं जॉब ही कर पाऊंगा। कहाँ तो मेरे नंबर पास होने लायक भी नहीं बन रहे थे और यहाँ पर मेरे 60 नंबर बन रहे हैं। कि आप भी अगर इन परिस्थितियों से गूंज रहे हैं और फेस कर रहे हैं तो इनसे डरकर बिल्कुल भी मत भागिएगा। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने के लिए भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। और हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। आज इस वीडियो के अंदर मैं अपना एएलपी सीबीटी 2 का स्कोर शेयर करने वाला हूं। पर ये वीडियो एएलपी वालों के लिए नहीं है, मात्र ये उस हर बच्चे के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। आज इस वीडियो के अंदर मैं अपने जो स्ट्रगलिंग लाइफ मेरी रही है प्रिपरेशन के दौरान, एग्जामिनेशन के दौरान, मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं और किन किन परिस्थितियों में रहकर मैंने तैयारी की थी। हो सकता है आपकी भी परिस्थितियां उससे भी और खराब हो सकती है और आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो ये वीडियो केवल मैंने सिंपैथी वगैरह गेन करने के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाई है। ये वीडियो बस बनाना का मोटिव मेरा यही है, शेयर करने का, कि आप भी अगर इन परिस्थितियों से गूंज रहे हैं और फेस कर रहे हैं तो इनसे डरकर बिल्कुल भी मत भागिएगा। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने के लिए भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है और ये मोटिवेशनल वीडियो के तौर पर आप इसको लीजिएगा और अपनी तैयारी को इसको देख के और मजबूत करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा सीबीटी 1 का स्कोर जानना है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देख सकते हैं, मैं टैग कर दूंगा, वहां पर आप सीबीटी 1 के स्कोर को मेरा देख सकते हो। सीबीटी 1 के स्कोर के आने के बाद ही मैंने सीबीटी 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट। सीबीटी 1 का रिजल्ट 15 फरवरी से पहले आ जाएगा, 2 महीने का समय मिलेगा। मैंने क्यों इतना लेट किया था? क्योंकि मेरा एग्जाम सीबीटी 1 का अच्छा नहीं हुआ था दोस्तों। और एग्जाम अच्छा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैं एक जॉब के साथ में जुड़ा हुआ था जिसको मैं छोड़ नहीं पाता। क्योंकि मैं उस समय 2 बच्चों का पिता था और वो दोनों बच्चे स्कूल जाते थे और उनकी जिम्मेवारी और पारिवारिक जिम्मेवारियों से बंधा हुआ एक जिम्मेवार आदमी जॉब को छोड़ के पढ़ाई नहीं कर पाता है। ऐसा आपको भी पता है, आप भी ऐसी परिस्थितियों में रहे होंगे। और फाइनेंशियली सपोर्ट मैं घर वालों से नहीं ले पा रहा था या लेना नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय जो हमारा फैमिली का जो हिसाब किताब था वो थोड़ा सा डाइवर्टेड था, या कह सकते हो अशांत माहौल था। तो मैं नहीं चाहता था कि किसी प्रकार से मैं फाइनेंशियली सपोर्ट या उन पर बोझ बनूं। सीबीटी 1 का रिजल्ट आया और उसको जब भी मैं सोचता हूं तो रूह मेरी अभी भी कांप जाती है। हाँ, अगर आप सभी को इन चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरी स्टोरी से रिलेटेड, और आपको अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं केवल मेरे रिजल्ट के लिए, तो बिल्कुल लास्ट की 2 मिनट में आपको मैं वीडियो का जो पार्ट ए और पार्ट बी है उसके बारे में बता दूंगा। आप वहां से देख लीजिएगा और अपनी वीडियो खत्म कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टेड नहीं है तो। पर जो इस परिस्थिति से गूंज रहे हैं उनके साथ में मैं बात करना चाहता हूँ, थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सीबीटी 1 का रिजल्ट आया दोस्तों, तो अक्सर रिजल्ट रात को ही आता था, शाम को 7-8 बजे के आसपास में। तो तुम्हारी भाभी भी हमारे साथ में बैठ के रिजल्ट देखती थी। उसका रीजन ये था कि हमारी जो एज थी, मेरी जो एज थी वो 28 साल की होने वाली थी 3-4 महीने बाद। और ये समझ लीजिए कि वो जो वैकेंसी थी 2018 की, वो मेरे लिए लास्ट वैकेंसी थी। अभी तो जैसे 30 और 33 साल हो गई, तो 2018 के अंदर 28 साल जीओआर की मैक्सिमम एज थी। तो मैं समझ रहा था कि मैं ओवर एज हो जाऊंगा, क्योंकि 4-5 साल बाद वैकेंसी आती है तो अगली बार मुझे मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इसी मौके को बनाने में कोशिश में था। दूसरी इसलिए तुम्हारी भाभी भी डेडिकेटेड थी कि भाई अगर ये तैयारी कर रहे हैं तो इनको सपोर्ट की जाए और आगे से आगे अच्छे जीवन के लिए हम बढ़े। तो साथ में बैठ के रिजल्ट देखती थी। और रिजल्ट जब आया तो मैंने देखा तो अपना जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था वो दोस्तों उसके अंदर था नहीं। अब था नहीं तो हम मायूस हो गए और बिना एक दूसरे से बात किए हुए, खाने का समय हो ही रहा था, थोड़ा बहुत खाना खा के हम सो गए। पर मुझे दोस्तों नींद आने वाली थी नहीं। मैं उठा 1-2 बजे और फिर दूसरे रूम में जाके देखा, उसको पूरा पढ़ा। पूरा पढ़ने के बाद जो उसमें पीडीएफ में सबसे ऊपर लिखा हुआ था कोलकाता, मतलब वो आरआरबी कोलकाता का रिजल्ट था। और फिर मेरे को थोड़ी सी शांति हुई, एकदम से जो मन ठहरा हुआ था वो उठा और फिर मैं गया, तुम्हारी भाभी को जगाया और बोला कि अपना रिजल्ट नहीं था, ये कोलकाता का रिजल्ट था, अपना रिजल्ट भी आएगा। तो उस समय थोड़ी सी भाई टेंशन दूर हुई। अगले दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट में मेरा नाम था, रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिल गया, तो बहुत खुशी हुई। जिस दिन रिजल्ट आया उससे अगले ही दिन मैंने डिसाइड किया कि भाई या तो तैयारी होगी या फिर मैं जॉब ही कर पाऊंगा। मिसेज से बात की, पूछा कि क्या हम 1-1.5 साल तक अपनी लिमिटेशंस को थोड़ा सा कम करते हुए जी सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल साथ दिया और बोला कि ठीक है, और जहां हम 2 किलो दूध ले रहे हैं वहां पर हम 1 ही केजी लेंगे, अपनी लिमिट्स को कम करेंगे, आप तैयारी कीजिए। उसके बाद में अगले दिन से मैंने स्टडी की
किताबें मंगवाई, जो भी चीज मेरे पास में थी वो उठा के मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। पर पढ़ाई हो नहीं पा रही थी क्योंकि डिस्टरबेंस होता था, बच्चे आते थे, बच्चे खेलते थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता। तो पड़ोस में एक मेरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, वहां पर जेई का रूम खाली रहता था, वहां मैं जाता था सुबह नाश्ता करने के बाद, और फिर रात को 7-8 बजे वहां पर अपने घर वापस आता था। घर आने के बाद में खाना खाने के बाद मैं दूसरे घर, पुराना जो घर है मेरा, वहां जाता था और पूरी नाइट स्टडी करता था। अकेला ही था। उसके बाद कुछ दिनों बाद हमारा एक भाई महेश, वो भी हमारे साथ में जुड़ गया, और हम दोनों लेट नाइट तक स्टडी करते थे। मैं लेट नाइट तक इसलिए करता था क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठने की बिल्कुल आदत नहीं थी। तो मैंने यही तरीका अपनाया कि लेट नाइट स्टडी करो और थोड़ा लेट उठ जाओ, कोई बात नहीं। 7-8 बजे तक मैं उठता था, फिर भाग जाता था वहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। और कभी मुझे जल्दी नींद आती तो कभी उसको। अब नींद तो आनी नहीं चाहिए क्योंकि पढ़ना हमें था, इसलिए हमने तैयारी तरीके बहुत सारे अपनाए। बोला कि जो अभी पहले सोएगा वो कल बर्गर खिलाएगा। इस तरह से हमने तैयारी की, और तैयारी दोस्तों मैंने बिल्कुल पागल होके की। उसका रीजन ये था, हर दिन के मेरे 500-600 रुपए की जॉब मैं छोड़कर बैठा था। ओवरेज में होने वाला था, अगर अगली वैकेंसी आती तो ओवरेज में हो जाता। कहीं पर भी मेरे पापा मम्मी जहां जाते थे, और तो वहां पर हमारे जो रिश्तेदार वगैरह हैं, ये जो भाईचारा है, वो यही पूछता था कि बच्चों को इतना पढ़ाने का फायदा क्या हुआ, ये कुछ कर ही नहीं पाए। तो दूसरी चीज, जॉब छोड़कर मैं जब पढ़ाई करता था तो आस पड़ोस में यही कहते थे कि भाई 2 बच्चे होने के बाद में जिम्मेवारियों से छोड़कर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पॉसिबल कैसे होगा, सिलेक्शन तो नहीं होगा। इन चीजों को देखते हुए, इन चीजों का जवाब देने के लिए मैं पागल होकर पढ़ा दोस्तों। और यकीन मानिए, सीबीटी 2 के लिए मेरा अच्छा स्कोर आया था पार्ट ए का। हाँ, ट्रेड में मेरे मार्क्स कम बैठे क्योंकि ना तो उस समय हमें कोई अच्छा टीचर मिल पाया, और ना ही अच्छी किताबों का कलेक्शन मैं उस समय कर पाया था। जैसे तैसा मैं पढ़ा ट्रेड के बारे में, और एग्जाम देने के लिए निकल पड़ा। एग्जाम मेरा हुआ था नवी मुंबई के अंदर। नवी मुंबई में है शिरडी, और शिरडी का मैं साईं बाबा का भगत हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं जाकर शिरडी साईं बाबा के दर्शन करूंगा, हो सकता है कि बाबा की कृपा से ही हमारा सिलेक्शन होगा। तो ऐसा डिसाइड मैंने किया। तो मेरी मिसेज भी कहने लगी कि क्यों ना मैं भी चल पड़ूं, और तो फिर मुझे भी लगा कि हो सकता है ये पहली ट्रिप है और मेरी आखिरी ट्रिप रहे मुंबई के लिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलिए आप भी चलते हैं। एग्जाम होगा तो देखा जाएगा, पर दर्शन तो होंगे कम से कम। तो हम निकल पड़े। एग्जाम मैंने दिया ट्रेड का, और अपना पार्ट ए का। ट्रेड में मेरे मार्क्स ज्यादा खास आए नहीं थे, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। 1 नंबर कम रह गया था। 26.25 मार्क्स की रिक्वायरमेंट रहती है, 35% जो कि ट्रेड में चाहिए होता है। मेरे मार्क्स कम बैठ रहे थे दोस्तों। जिस तरह से हमने सीबीटी 1 का रिजल्ट देखा, एग्जाम देने के बाद में सीबीटी 2 का जब रिजल्ट आया, तो मैंने देखा, जब सबसे पहले मुझे पता था ट्रेड में मैं मात खा जाऊंगा, तो सबसे पहले मैंने ट्रेड का ही रिजल्ट देखा। पार्ट ए का खोला, नहीं देखा। पार्ट बी का खोला, सबसे पहले उसको देखा, और उसमें आंसर की देखते ही मैंने देखा कि मेरे नंबर बन रहे हैं 25, जिसमें बनने चाहिए थे 26.25, मतलब 1.25 नंबर कम बैठ रहा था। तो फिर वही मायूसी सी छा गई, और फिर हम चुपचाप अपने सो गए। मुझे नींद फिर से नहीं आ रही थी, तो मैंने फिर उठा, दूसरे कमरे में गया, और कुछ यूट्यूब पे जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, जो अच्छे सजेशन देते हैं, उनकी वीडियो देखी। तो उन्होंने बताया कि ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आपके पास में रहता है। ऑब्जेक्शन, अगर आपने किसी क्वेश्चन को गलती लग रही है तो आप ऑब्जेक्शन दीजिए। इसीलिए मैं भी वही चीज को रिपीट करता हूँ और आपको सही सलाह देने की कोशिश करता हूँ अपने यूट्यूब पे। कई बार हो सकता है गलत हो जाता है, पर कोशिश मेरी यही रहती है कि अच्छी चीजें को सजेस्ट आपके साथ में किया जाए। अगले दिन मैंने ऑब्जेक्शन ढूंढा, कोई क्वेश्चन ऐसा ढूंढा कि भाई ये क्वेश्चन मेरा सही हो जाए, और भगवान की दया से एक क्वेश्चन ऐसा मुझे मिला जो डाउटफुल था। मैंने मेरे जितने भी टीचर्स थे उन सबको भेजा, और वो क्वेश्चन मेरा सही था। मैंने उस पर ऑब्जेक्शन लगाई 50 रुपए में, और फिर जब दोबारा रिजल्ट आया तो दोस्तों मेरा स्कोर अच्छा खासा बन के आया, और वो नंबर मेरा सही हुआ, क्वेश्चन भी सही हुआ। और जो रिजल्ट रहा था वो मैं अब आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। देखिए, पार्ट ए, सबसे पहले उसकी बात करता हूं दोस्तों। पार्ट बी के बारे में बता चुका हूं कि मैं उसमें पास हो गया था। कैसे कैसे कितने कितने नंबर बढ़े वो ही बताएंगे। पार्ट ए के अंदर 100 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 2 क्वेश्चंस को इनवैलिड मानते हुए 98 क्वेश्चंस को वैलिड माना गया। 98 में से जो मेरे मार्क्स बन रहे थे वो 64.66667 बने थे आउट ऑफ 98। फिर उनको आउट ऑफ 100 किया गया तो मेरे 65 हो गए, 65.98। आप 66 समझ सकते हो। नॉर्मलाइजेशन के बाद में
ये 68.85901 एक एक डॉट एक एक जो डेसिमल नंबर है उसकी वैल्यू है दोस्तों। कैसे है मैं बताने वाला हूं, देखिएगा। ये तो था मेरा CBT 2 के पार्ट ए का स्कोर 68.85 मतलब 69 के आसपास। और उसके नीचे लिखा था आप क्वालिफाई कर गए हैं साइको एग्जाम एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है और आपका भी यही सपना होगा कि आपके नीचे भी यही लिखा है। हाँ, फिर बात करता हूं ट्रेड की। ट्रेड में क्या हुआ था? ट्रेड में देखिए 72 क्वेश्चंस को वैलिड माना गया, मतलब 75 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस को निकाल के, और मेरा रॉ मार्क्स जहां मैं एक एक नंबर के लिए लड़ रहा था, रॉ मार्क्स मेरा बना 29। मतलब कि कुछ क्वेश्चंस और भी मेरे सही थे जो कि गलत किए थे, जो मेरे को ध्यान नहीं आए ऑब्जेक्शन के दौरान। किसी और ने लगा दिया ऑब्जेक्शन तो उसकी वजह से मेरा भी ठीक हो गया। आउट ऑफ 100 जब इसको कैलकुलेट किया गया तो 40.2778 बने थे। और नॉर्मलाइज मार्क्स होने के बाद में देखिए मेरे मार्क्स 60.88 बने थे। इतने नंबर देखने के बाद दोस्तों मैंने फिर से अपना नाम देखा कि यार मेरा ही है क्या? कहाँ तो मेरे नंबर पास होने लायक भी नहीं बन रहे थे और यहाँ पर मेरे 60 नंबर बन रहे हैं। अचंभित हो गया था दोस्तों मैं। तो ट्रेड की तैयारी भाई बिल्कुल मजबूती से कीजिएगा। मुझे उस समय जो किताब अवेलेबल हुई थी वो निम्न पैटर्न की किताब थी। हमारे एक सर थे ITI स्कूल के, उन्होंने वो किताब लाइब्रेरी से मंगवा के मुझे प्रोवाइड करवाई थी। और उस समय भी मार्केट में एक अच्छी किताब थी जिसका नाम था द प्लेटफॉर्म, रुक्मणी पब्लिकेशन की, उसको भी आप ले सकते हो। अरिहंत पब्लिकेशन की किताब भी ले सकते हो, निम्मी पैटर्न की किताब भी ले सकते हो। थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी टिपिकल रहने वाली है। ट्रेड की तैयारी भाई ईमानदारी से कीजिएगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा जो मैंने की थी, ठीक है। ट्रेड पे बिल्कुल फोकस कीजिएगा। मैंने ज्यादा फोकस किस पे किया था? पार्ट ए के ऊपर, क्योंकि मेरा CBT 1 खराब हुआ था ना, इसीलिए पार्ट ए पे ज्यादा फोकस किया और इस पे थोड़ा कम किया। फायदा मुझे ये हुआ कि मैंने बीटेक में बच्चों को पढ़ाया हुआ था, तो वही क्वेश्चन थोड़े थोड़े मुझे मिल गए, तो मैं लगभग लगड़ दगड़ के पास हो गया था ट्रेड के अंदर और 60 नंबर बन गए थे, है ना। आप भी मजबूती से मेहनत कीजिए और तैयारी करते रहिए। और जिनके मार्क्स कम बन रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि भाई मेरे मार्क्स कम बन रहे हैं तो मैं क्या करूं, तो देखिए ग्रुप डी का फॉर्म निकला हुआ है। इस जॉब को छोटा ना समझिए, यहां से भी आप 2-3 साल के अंदर प्रमोशन लेके ALP जो आपके साथ में इस वैकेंसी में लगेंगे उनसे भी ऊपर जा सकते हो। स्टेशन मास्टर बन सकते हो, गार्ड बन सकते हो, TTE बन सकते हो, जो कि इन सबसे ऊपर होता है। TTE थोड़ा सा नीचे बेशक आप समझ लीजिए, पर सैलरी वगैरह सबकी अच्छी होती है। NTPC लेवल की जॉब है, इनसे भी ऊपर, ALP से भी ऊपर आप चले जाएंगे ग्रुप डी से। तो किसी चीज को छोटा ना समझते हुए तैयारी में लगे रहिए। और जिनके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं वो ALP पे तो फोकस कीजिए और ग्रुप डी का एग्जाम भी दीजिए। बुक्स मैं आपको सजेस्ट कर चुका हूँ कि आपकी कौन सी ले सकते हो। जिन्होंने अभी तक किताबें नहीं खरीदी है भाई, किताबें खरीदिए। CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कीजिए। 1 का रिजल्ट के इंतजार किए हुए बिना, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। साथ ही अगर आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाने स्टार्ट नहीं कीजिए तो गलती बिल्कुल मत कीजिएगा भाई। ये जो मैंने गलतियां की हैं ये इसी कारण से हुई थी। मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे टेक्स्ट बुक के, पर वो आखिरी में 5-10 मैंने लगाए तो उससे मुझे कोई फायदा खास हुआ नहीं। अब लगातार लगाइए। अपना जो सिलेबस आप पहले भी कवर कर चुके हैं CBT 1 के अंदर, अभी भी कीजिए। और उस सिलेबस को उतारने के लिए इन टाइम के अंदर आप कितना उसमें एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं उसको देखने के लिए आपको टेक्स्ट बुक लगाना ही लगाना है। और टेक्स्ट बुक से अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कोई नहीं मिलने वाला है। और अभी उसका 351 रुपए का आपके पास में कोड है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। 31 तारीख तक, आज तक वो वैलिड है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए। 351 रुपए में आपके लिए साइको में भी मददगार साबित होगा। आपके अगर आप CBT 2 में नहीं ले रहे हैं कोई बात नहीं, उसकी तैयारी मत कीजिएगा उससे, पर साइको में आपको लगेगा ही लगेगा। मैं आपको बताने वाला हूँ, साइको में टेक्स्ट बुक के साइको टेस्ट से लगाने के बाद ही आपको साइको निकलेगा। तो जब आपको उसको वहां पर लेना पड़ेगा तो क्यों ना अभी लेके आप ट्रेड की तैयारी और CBT 2 के पार्ट ए की तैयारी क्यों नहीं कर रहे। और आज फायदा है, 351 में लेंगे तो फायदा हो जाएगा, कल लेंगे तो 600-700 रुपए का पड़ने वाला है आपको, ठीक है। मेरा इसमें कोई अलग से फायदा नहीं है, आपको लेना है तो लीजिएगा। मेरा मोटिव रहता है आपको सही चीज और सही समय पर गाइड करने का, ठीक है। वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, मोटिवेशनल लगी हो, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिएगा। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। और अपने किसी भी दोस्त के साथ जो जरूरतमंद है, जो इन चीजों, इस परिस्थितियों से जूझ रहा है, उसके साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट रह गई है तो कमेंट कीजिएगा, और जिनकी ऐसी परिस्थितियां हैं वो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।